इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की एक नसीहत का जवाब दिया है। ये जवाब देते हुए उन्होंने भारत का जिक्र किया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि भारत में उनको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनको भारत में अपार समर्थन मिलता है। नेतन्याहू ने ये बात फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कही है। जेडी वेंस ने जून में इजराइल को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने से बचने की सलाह दी थी। नेतन्याहू ने उसी के जवाब में भारत से दोस्ती का हवाला देते हुए दावा किया है कि अमेरिका ही नहीं, कई और देश भी उसके दोस्त हैं। 18 जून को जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पूरी दुनिया में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही इकलौते नेता हैं जो इजराइल के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखा रहे हैं। साथ ही वे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता भी हैं। अगर मैं इजरायली कैबिनेट का सदस्य होता तो शायद मैं दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी पर सार्वजनिक रूप से हमला नहीं करता। फॉक्स न्यूज की एंकर ने जेडी वेंस के इसी बयान का जिक्र करते हुए नेतन्याहू से इसका जवाब पूछा। जवाब में नेतन्याहू ने कहा, मैं जेडी वेंस की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी हर बात से सहमत रहूं। अमेरिका ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे दोस्त भी हैं, जैसे भारत। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हमें बहुत ज्यादा समर्थन हासिल है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुझे भारत से मिले अपार समर्थन के लगातार मैसेज आते रहते हैं। ये अभी की बात थी, लेकिन भारत और इजराइल का रिश्ता बहुत पुराना है। कैसे, वो आपको बताते हैं। साल था 1947। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन पश्चिम एशिया में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। उस समय फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का शासन था। यहूदी और अरब दोनों उसी जमीन पर अपना अधिकार चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना रखी कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदी देश और एक अरब देश। इसी योजना के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन भारत उस समय इस योजना से सहमत बिल्कुल भी नहीं था। भारत का मानना था कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिसे दोनों समुदाय स्वीकार करें। इसलिए उसने संयुक्त राष्ट्र में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि भारत हमेशा इजराइल के खिलाफ था। इजराइल बनने के लगभग 2 साल बाद ही 17 सितंबर 1950 को भारत ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन मान्यता मिलने के बावजूद दोनों देशों के बीच पूरे राजनयिक संबंध नहीं बने, यानी देश एक दूसरे को जानते तो थे, सीमित संपर्क भी था, लेकिन दूतावास नहीं बने थे। ऐसा करीब 4 दशक तक चलता रहा, क्योंकि उस समय भारत की विदेश नीति कई बातों से प्रभावित थी। पहली, भारत फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करता था। दूसरी, पश्चिम एशिया के कई अरब देशों से भारत के अच्छे संबंध थे। तीसरी, भारत की बड़ी ऊर्जा जरूरतें तेल उत्पादक देशों से पूरी होती थी। और चौथी, शीत युद्ध का दौर था। इसलिए भारत ने एक संतुलन बनाने की कोशिश भी की, इजराइल को मान्यता भी दी, लेकिन बहुत करीबी राजनीतिक संबंध बनाने में जल्दबाजी नहीं की। सार्वजनिक मंचों पर दोनों देश बहुत करीब नहीं दिखते थे, लेकिन संकट के समय इजराइल कई बार भारत की मदद कर चुका था। भारत इजराइल में औपचारिक राजनयिक संबंध 1992 में बना था, लेकिन उससे काफी पहले से ही इजराइल मुसीबत में भारत की गुपचुप तरीके से मदद करने लगा था। 1962 में पहली बार किया था, जब इजरायली झंडे भारत पहुंचे थे। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना को हथियारों और गोला बारूद की तत्काल जरूरत थी। इजरायली दस्तावेजों के मुताबिक 27 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इजरायली पीएम डेविड बेन गुरियन को चिट्ठी लिखकर हथियारों की मदद मांगी थी। 2 नवंबर को गुरियन ने इसका जवाब दिया, कहा, मैं आपसे सहमत हूँ, सभी देशों को संप्रभुता की गारंटी देनी चाहिए, आपकी सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए हर संभव कोशिश का समर्थन करना चाहिए। 18 नवंबर 1962 को नेहरू ने गुरियन को एक और चिट्ठी लिखी और उसमें कहा, सीमाई इलाकों में हम आज जिस गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, उसकी चिंता करने के लिए हम आपके आभारी हैं। हमने किसी की 1 इंच भी जमीन पर दावा नहीं किया है, लेकिन हम अपनी जमीन पर हमले का विरोध करने के लिए मजबूर हैं। दस्तावेजों में शामिल एक नोट से पता चला है कि भारत को जंग के दौरान इजराइल से हथियार और गोला बारूद मिले थे।
हालांकि अरब देश नाराज न हो इसलिए भारत ने इजराइल से बिना झंडे वाले जहाजों में हथियार भेजने को कहा था, लेकिन हथियार इजरायली झंडे वाले जहाजों में ही भारत पहुंचाए गए थे। दूसरी बार 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान इजराइल ने M58 नाम के 160 mm के मोर्टार और गोला बारूद दिए थे। इसे गोपनीय तरीके से पोलैंड के मूल रूप के इजरायली व्यापारी श्लोमो जबलुडोविच की कंपनी ने अंजाम दिया था। 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। 1971 में भारत बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ। भारत एक बार फिर बड़े सैन्य अभियान में शामिल था, इसलिए उसे दोबारा भारी मोर्टारों की जरूरत पड़ी। जंग में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। इजराइल खुलेआम मदद करता तो अमेरिका नाराज हो सकता था। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में रखे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 3 अगस्त 1971 को श्लोमो दिल्ली में भारतीय उच्चायुक्त प्रकाश कौल से मिले और हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने का वादा किया। श्लोमो ने इजरायली सरकार से बात की और सितंबर में ईरान के लिए बने भारी मोर्टारों की खेप को भारत भेज दिया। लेकिन इन तीनों युद्धों के बावजूद भारत और इजराइल के बीच पूरे राजनयिक संबंध अभी भी नहीं बने थे। इजराइल 1962, 1965 और 1971 इन तीनों मुश्किल समय में भारत की मदद कर चुका था। फिर भी दोनों देशों ने 1992 तक आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं बनाए थे। फिर 1991 में दुनिया में 2 बड़ी घटनाएं घटी थी। पहली, सोवियत संघ टूट गया और दूसरी, भारत गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। देश के पास विदेशी मुद्रा इतनी कम बची थी कि कुछ ही हफ्तों का आयात संभव था। इसी समय भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। अब भारत दुनिया के साथ नए रिश्ते बनाना चाहता था। उधर 1991 में मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चिम एशिया में भी बातचीत का माहौल बनने लगा था। 1971 की जंग में इजराइल ने विदेशी मंचों पर भी भारत का समर्थन किया और पाकिस्तानी सेना के पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें नरसंहार की आलोचना की थी। इजरायली पीएम गोल्डा मीर चाहती थी कि इसके बदले इंदिरा गांधी इजराइल को पूर्ण राजनयिक मान्यता दे और औपचारिक राजनयिक संबंध कायम हो। हालांकि तब भारत ने मान्यता नहीं दी। उल्टा 1988 में जब फिलिस्तीन देश की घोषणा हुई तो भारत इसे मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। हालांकि 4 साल बाद स्थिति तब बदलनी शुरू हुई। 29 जनवरी 1992 को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया। पहली बार नई दिल्ली में इजराइल का दूतावास खुला और तेल अवीव में भारत का। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते एक नए दौर में आ गए। 1999 में कारगिल में इजरायली तकनीक आई थी। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। मई 1999 के आखिर तक भारतीय सेना को जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय सेना बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ रही थी। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और दुश्मन पहाड़ की चोटी पर। भारत को तुरंत ऐसे हथियार चाहिए थे जो बिल्कुल सटीक निशाना लगा सके। बोफोर्स तोपें और मौजूदा हथियार कम पड़ रहे थे। लेजर गाइडेड बम के अलावा सटीक लोकेशन बताने वाला नेविगेशन सिस्टम चाहिए था और उसी समय अमेरिका के पास सैटेलाइट आधारित जीपीएस तकनीक थी। अमेरिका ने 1 साल पहले यानी कि 1998 में भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के चलते उसे हथियार देने से मना कर दिया था। अमेरिका सहित जापान और कनाडा जैसे देशों ने भी बैन लगाए। वहीं इजराइल ने सिर्फ भारत का विरोध करने से बचा, बल्कि उसने भारत की सैन्य मदद भी की। नीदरलैंड्स के फॉरेन एक्सपर्ट निकोलस ब्लारेल अपनी किताब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी में लिखते हैं कि इजराइल ने भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों के लिए लेजर डेजिग्नेटर पॉड और लेजर गाइडेड बम दिए थे। ये पॉड एक अदृश्य लेजर बीम छोड़ते हैं जिसका पीछा करते हुए सटीक निशाने पर बम गिराया जा सकता है। ऐसे सर्चर और ड्रोन दिए जो ऊंचाई पर दुश्मन के बंकरों की रियल टाइम तस्वीरें खींचकर सटीक लोकेशन का पता लगा देते थे। कारगिल इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें दी जिनसे टाइगर हिल और पॉइंट 4875 जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर वापस कब्जा करने में मदद मिली। भारत को मोर्टार और गोला बारूद की खेपें भी भेजी थी। कारगिल के बाद दोनों देशों ने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहीं से रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती गई। आज भारत इजराइल से कई अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां खरीदता है और सिर्फ खरीद ही नहीं, दोनों देश अब भारत में मिलकर रक्षा उपकरण भी बना रहे हैं। रिश्ता अब बायर सेलर से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी पार्टनर का भी बन चुका है।
वहीं पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत इजराइल रिश्तों का एक नया दौर शुरू हुआ है। 2015 में इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली हमलों की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया, जबकि इसे 45 देशों ने पारित किया था। 2017 में मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी था। इससे भारत इजराइल रिश्तों को एक नई पहचान मिली। अगले ही साल इजरायली पीएम नेतन्याहू भी भारत दौरे पर आए। दोनों नेताओं की तस्वीरें सामने आई। समुद्र किनारे के सामने दोनों लोग घूम रहे थे, जीप में सफर कर रहे थे और गले मिल रहे थे। पूरी दुनिया में ये तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई थी। इस दौरान एक शब्द प्रचलित हुआ था, डी-हाइफनेशन। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी के दौर में भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को डी-हाइफनेट किया था, यानी ऐतिहासिक रूप से भारत भले ही फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकारने वाली टू नेशन थ्योरी का समर्थन करता रहा हो, लेकिन अब दोनों देशों का समर्थन या विरोध दोनों ही मुद्दों के आधार पर तय होते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले की भारत ने निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा था, हमास के आतंकवादी हमले से स्तंभ हूं, हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में गाजा में इजरायली हमले और मानवीय युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया। 120 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया, लेकिन भारत ने वोटिंग से परहेज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। भारत इजराइल के प्रति सहानुभूति रखता है और ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता जो हमास के हमले की सीधे तौर पर निंदा न करे। 2023 और 2024 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ कई प्रस्ताव लाए गए, जैसे गाजा में इजरायली कब्जे को रोकना और इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकना। भारत इन पर वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा, मतलब वहां गया ही नहीं। हालांकि इजराइल हमास में सीज फायर के प्रस्तावों का समर्थन भी किया। इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान भी भारत का रुख संतुलित रहा था। अप्रैल 2024 से ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले शुरू किए थे। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर संयम बरतने और बातचीत से मामला हल करने की अपील की थी। जून 2025 में SCO समिट के दौरान ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमलों की निंदा का प्रस्ताव पास हुआ और सभी देशों ने एक साझा बयान दिया, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव और डिक्लेरेशन से दूरी बनाई। 25-26 फरवरी 2026 को पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। उन्होंने कहा, भारत मजबूती से और पूरे भरोसे के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। कोई भी चीज आतंकवाद को न्याय संगत नहीं ठहरा सकती है। इसके ठीक 2 दिन बाद 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है। इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी दीपक ने। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।